everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the part 4 of fiscal policy, and today we'll be discussing FRBM Act 2003. Okay, so fiscal policy हम start कर चुके हैं जिसमें हमने introduction जो है fiscal policy की वो की थी. After that we covered up जो important अकाउंट्स जो हैं जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं हमने वो डिस्कस किए थे. हमने उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है बजट की, जिसमें कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट इंक्लूड होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. देन वी डिस्कस दैट. आफ्टर दैट वी डिस्कस द टाइप ऑफ डेफिसिट्स. लास्ट ही लेक्चर में हमने जो है टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स जो है डिस्कस किए थे, विच इंक्लूडेड द फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, ये सब जो है ये हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, एज यू कैन सी इन दी नोट्स एज वेल. ठीक है, तो एक मैंने आपको लास्ट में ना ट्विन डेफिसिट करवाया था, है ना, तो ट्विन डेफिसिट भी इसमें मैंने लिख दिया है कि ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं. देन वी डिस्कस द ट्विन डेफिसिट ऑल्सो. डेफिसिट फिनेंसिंग हमने डिस्कस किया था, ट्विन डेफिसिट डिस्कस किया था, है ना. ओके, तो ये जो है PDF आपको मिल जाएगी. वंस आई विल फिनिश ऑफ विद दिस टॉपिक यू विल गेट द PDF. ठीक है, ओके. तो चलिए आज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने आज जो डिस्कस करना है, विच इज़ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, जिसको FRBM एक्ट 2003 भी कहा जाता है. पहले तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, विच इज़ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. और ये एक्ट जो है 2003 में जो है इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था, तभी इसको 2003 एक्ट जो है ये कहा जाता है. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज़ दिस एक्ट ऑल अबाउट एंड व्हाई दिस एक्ट केम अप. एक्चुअली पहले हमने वो डिस्कस करना है. अब देखिए क्या है बेसिकली कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर ना करती जाए. ठीक है, मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट है, आप ले लीजिए कि वो क्या कर रही है, अगर कोई चेक नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर या कोई ऐसी पॉलिसी क्रिएट नहीं की गई है, ठीक है, जिसमें कि कोई आप कह सकते हो कि एक बेंचमार्क रखा गया है या फिर एक यार्ड स्टिक रखी गई है कि मतलब आपने यहाँ तक ही जो है डेफिसिट जो है वो मेंटेन करके रखना है. अगर ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा इतना ही एक्सपेंडिचर आपने जो है करना है, तो फिर जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल कीप ऑन डूइंग एक्सपेंडिचर, है ना, कि देखा जाएगा अगली बार नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो जो है हमारे जो बिल्स हैं या जो हमारी लोन है वो मतलब पे ऑफ करती रहेगी. ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बेसिकली हुआ क्या कि 97-98 की बात है, 1997-1998 की बात है, जब एशियन फिनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो आए थे. और प्लस गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही थी, भाई लोगों को खुश कर रही थी कि भाई हमें वोट दीजिए. उस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्शंस के परस्पेक्टिव से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया. तो गवर्नमेंट केप्ट ऑन डूइंग एक्सपेंडिचर. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिससे डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स को ऐसा लगा कि एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, जिसकी वजह से एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, गवर्नमेंट को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि भाई आपने फिनेंसेस, कंट्री के फिनेंसेस मेंटेन करने हैं. ठीक है, देश हित में काम करना है, देश के फिनेंसेस जो हैं वो मेंटेन करने हैं, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, डेफिसिट को रिड्यूस करना है, ताकि जो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो मेंटेन रहे. ठीक है, आप देखिए आज के टाइम पे आप श्रीलंका की हालत देखिए. ठीक है, अभी रिसेंट न्यूज़ है कि श्रीलंका में जो है इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, स्कूल्स वहाँ पे शट डाउन हो चुके हैं. ठीक है, पेपर की वहाँ पे कमी है, एक्चुअली कागज़ की, पेपर की कमी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे. इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन है वहाँ पे, 13 to 14 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन है. तो इट इज़ ऑल ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस दे आर फेसिंग. सो इकोनॉमी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री. ठीक है, टू रन. फंक्शन किससे होगा भाई, पैसे से ही होगा ना. इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी तभी एक कंट्री जो है अच्छे से फंक्शन करेगी, राइट. तो काफ़ी मतलब वे बैक 2000 ईयर की बात है जब ये सब सिचुएशन जो है चल रही थी कि डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था, गवर्नमेंट केप्ट ऑन स्पेंडिंग मोर एंड मोर, एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज हो रहा था. तो उस टाइम पे एक पॉलिसी आई जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट
तो आप इस एक्ट मतलब नाम से ही समझ सकते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिनेंसेस को मैनेज करे और बजट मैनेजमेंट करे, कि भाई बजट इज ऑल अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिससे गवर्नमेंट जो है लोगों को बताती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है लोगों को बताने के लिए, सिंस वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, तो गवर्नमेंट जो है इट इज़ अकाउंटेबल कि वो जो है पूरे हमारे एक्सपेंडिचर का, इनकम का जो है पूरा डिस्क्राइब करेगी। किसके थ्रू डिस्क्राइब करती है, वो बजट के थ्रू डिस्क्राइब करती है, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक्ट बना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो भी इस एक्ट वो जो उस पर भी लागू होता है, और जो भी आने वाली गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। मतलब ये एक्ट जो है आप लगा लीजिए एक बेंचमार्क सेट करेगी कि भाई इतना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है इट विल फंक्शन अकॉर्डिंगली कि भाई जो डेफिसिट है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, राइट। तो डेफिसिट को एक कंट्रोल्ड मतलब परसेंटेज में रखना, कंट्रोल्ड वैल्यू में रखना। तो ये जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आया, कुछ फीचर्स लेके आया कि भाई गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि भाई आप देखिए जो डेफिसिट है उसको ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए, अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, ठीक है, इनकम ज़्यादा जनरेट करिए और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट में क्या था and how this act came up. Okay, now in the year 2000 the fiscal situation of the government of India had worsened and the gross fiscal deficit reached to 6% of GDP. तो ये 2000 की बात है जब जो फिस्कल डेफिसिट है जो ये 6% ऑफ GDP पहुंच गया था। ओके, सो इट वाज आर्ग्यूड दैट अ लेजिस्लेटिव प्रोविजन दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द गवर्नमेंट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कीपिंग द डेफिसिट्स अंडर कंट्रोल, कि जो डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी, और जो फ्यूचर की आने वाली जो गवर्नमेंट है वो भी, उन पे भी ये लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो है ये एप्लीकेबल होगा। सो इट विल बी ए लेजिस्लेटिव प्रोविजन, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है वो इसको पास करेगी, बिल जो है वो लेजिस्लेचर पास करेगी, बिल पास होने के बाद वो एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर क्या हुआ, एक कमेटी सेटअप करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर EAS शर्मा इन 2000, ठीक है। चेयर किसने की थी, ये कमेटी बनी, एक कमेटी बनी, ठीक है, जिसने कि ये FRBM एक्ट बनाया, बिल बनाया, ये कमेटी बनी, ठीक है, विच वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर EAS शर्मा। 2000 में ये कमेटी बनी थी विच रिकमेंडेड ड्राफ्टेड लेजिस्लेचर फॉर फिस्कल प्रूडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। जो क्या करेगी, ये जो गवर्नमेंट है जो है उसके लिए फिस्कल प्रूडेंस या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगी। ओके, now based on the recommendations of the committee the government of India enacted FRBM Act 2003, और फाइनली फिर क्या होता है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, इनैक्ट करती है इस एक्ट को विच इज़ FRBM Act 2003। अब ये दो डेट्स आपने याद रखनी है, एक तो इनैक्टमेंट की डेट और एक तो इफेक्टिव की डेट, ठीक है। तो ये जो बिल है बेसिकली ये कब आप कह सकते हो कि ये कब रखा गया था, तो इट वॉज इनैक्टेड इन 26 अगस्त 2003। अगर इनैक्टमेंट की डेट आएगी तो दैट इज़ 26 अगस्त 2003, और अगर इसको इफेक्टिव या इम्प्लीमेंट होने की बात करें तो दैट इज़ 5 जुलाई 2004, ठीक है। तो इस एक्ट को की जो शुरुआत है आप कह सकते हो वैसे तो 2000 में हो गई थी, 2003 जो डेट है दैट इज़ फॉर इनैक्टमेंट, एंड व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट और व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 5 जुलाई 2004। तो बोथ द डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनैक्टमेंट की डेट भी और इम्प्लीमेंटेशन या इफेक्टिव की डेट भी आपने दोनों डेट्स याद रखनी है, 2003 और 2004, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRBM एक्ट 2003, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब ये है कि भाई जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी आपने, ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या करे, लोन लेते जाए या एक्सपेंडिचर करते जाए कि भाई जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो चुकाएगी हमारे लोन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी स्पेंडिंग, अपने एक्सपेंडिचर या जो भी बोरो करना है वो ये देख के करना है कि भाई आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो देख के करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो पुराने गवर्नमेंट के ही लोन चुकाती रहेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, देखिए अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली तो
पूरी कंट्री का नुकसान है ना, अल्टीमेटली तो इकोनॉमी जो है कंट्री की ही हैम्पर होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि पहली गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर कर लिया आगे वाली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली गवर्नमेंट्स, है ना, इट इज़ अबाउट द होल कंट्री, इट इज़ अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री, इट इज़ अबाउट द पैसा ऑफ इन्वॉल्व, पूरी कंट्री का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, पूरी कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर की बात है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने जो है वो देखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोरोइंग ज़्यादा करें, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर करें, इतनी बोरोइंग करें कि मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म, मतलब आगे की लॉन्ग टर्म जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमने अपने माइंड में जो है वो रखना है, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को आप कह सकते हो कि फुलफिल कैसे करना है। तो अचीविंग सफिशिएंट रेवेन्यू सरप्लस, ओके, मतलब कि हम सरप्लस, जो रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू जनरेशन आप कह सकते हो, या रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, ठीक है, टैक्स इवेजन को रोकें, ओके। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं ये काम। रिमूविंग फिस्कल ऑब्स्टेकल्स टू मॉनेटरी पॉलिसी and effective debt management by limiting deficits and borrowing, obviously कि when we will limit the deficits, when we will limit, देखिए एक्चुअली FRBM एक्ट इज ऑल अबाउट लिमिटिंग द डेफिसिट्स, ठीक है, कि भाई आपको डेफिसिट जो है इसने एक बेंचमार्क बना दिया, एक क्राइटेरिया बना दिया कि इतना ही जो है फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, ठीक है, या इतना डेफिसिट होना चाहिए, तो उसको बोरोइंग को कंट्रोल करना, ठीक है। फिस्कल ऑब्स्टेकल्स टू मॉनेटरी पॉलिसी को रिमूव करना, ठीक है, जैसे कि हवाला मनी है या फिर ब्लैक मनी है, ठीक है, उसको जितना हो सकता है उतना रिमूव करना, उतना रिड्यूस करना। तो ये सब काम जो है FRBM एक्ट के तहत जो है आप कह सकते हैं कि किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो FRBM एक्ट जब बना था 2003 में, तो इनिशियली इसके क्या फीचर्स थे, पहले की फीचर्स थे वो पढ़ेंगे, फिर हम जो करंट के जो फीचर्स चल रहे हैं FRBM एक्ट के वो पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, FRBM एक्ट 2003 में आया, 2004 में इसको इम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्वियसली इफेक्टिव हुआ, ठीक है। बट आफ्टर दैट देयर वर मेनी चेंजेस बीन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई, फिर 2006 पहले 2016 में हुई, ठीक है। तो देयर आर मेनी चेंजेस एक्चुअली विच हैपेंड, क्योंकि ये जो टारगेट जो भी रखा गया, ऑब्वियसली टारगेट जो रखा जाता है वो कभी अचीव होता नहीं है, ठीक है। तो टारगेट को जब अचीव नहीं हुआ तो उसके बाद क्या किया गया, फिर इसको रिवाइज कर दिया गया। When the targets were not achieved, then these targets were actually amended from time to time. So that's why FRBM Act was amended from time to time. Okay, clear? All right. अब देखिए FRBM Act जब स्टार्टिंग में जब आया था तो FRBM Act ने क्या कहा कि भाई जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना उसको 0% ऑफ GDP कर दो बाय 2008। अभी आया कब एक्ट, मतलब इम्प्लीमेंट आप लगा लीजिए, आया तो 2003 में था, इम्प्लीमेंट हुआ 2004 में। तो इन्होंने कहा कि भाई 2000 कमेटी ने ये कहा, ठीक है, ये या जो FRBM एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये था कि 2008 तक ये जो आपने जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको तो आपने 0% ही कर देना है ना, उसको 0% कर देना है। क्योंकि मैंने देखिए लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, राइट। तो इस वजह से अभी वो क्यों नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है व्हाट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। सो प्लीज़ अगर आप ये लेक्चर पहले देख रहे हैं आप वो लेक्चर भी देख लीजिए, उससे आपको रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट जो है सिंस इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, आप इसको 0% करने की कोशिश कीजिए बाय 2008, ठीक है। नेक्स्ट ये है, अब क्या कहा गया है, इसके की फीचर आपने याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0% कर दो और फिस्कल डेफिसिट जो है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट ना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। उसको आपने कितना करना है। अब ये क्या है फिस्कल डेफिसिट की, जो मैंने अभी इक्वेशन बोली ये भी लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट ही एक्सप्लेन किया था मैंने। आप लास्ट लेक्चर डू विजिट द लास्ट लेक्चर जो पार्ट 3 है और वहाँ पे आप पूरा ये देख लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट कहा गया कि 3% ऑफ GDP बनाइए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितना बनाइए, 3% ऑफ GDP, ठीक है। तो अगर मैं आज की बात करूँ 2022 की बात करूँ मैं 2022 टू 2023, तो एक्सपेक्टेड हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, इट इज़ 6.4% ऑफ GDP, ठीक है, इतना ही है ना।
इट इज़ 6.4% ऑफ जीडीपी है। तो उस टाइम पे देखिए टारगेट 3% ऑफ जीडीपी रखा गया था, तो एट प्रेजेंट जो है इट इज़ 6.4% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। ओके, नाउ जो इनिशियल डेडलाइन है, ठीक है, उसको तो कहा गया कि भाई आप 3% टारगेट रखिए बाय 2008। मेन है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी आप करिए 2008 तक। लेकिन क्योंकि ये जो डेडलाइन है, ये ऑब्वियसली क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो फिस्कल डेफिसिट की जो फिगर है 3% रखने वाली, क्योंकि ये अचीव नहीं हुई, इसीलिए फिर ये काफ़ी बार अमेंड किया गया। जो FRBM एक्ट है ये काफ़ी बार इसको अमेंड किया गया। अब देखिए जो रिसेंट चेंजेस हैं, जो करंट जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। जो करंट चेंजेस हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट FRBM एक्ट एंड व्हाट आर ऑल द चेंजेस विच टुक प्लेस ग्रेजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारा ये जो भी लेटेस्ट जो भी चेंजेस हैं ये सारे मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या है इसमें पॉइंट्स। देखिए पहले क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू लिमिट द फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ जीडीपी बाय 31 मार्च 2021, ठीक है। तो पहले तो ये टारगेट था कि भाई 2021 तक 3% ऑफ जीडीपी बनाना है, पर उस टाइम पे क्या पता था कि कोविड की सिचुएशन आ जाएगी 2020 में, जब जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.2 चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि इनफैक्ट जब मैंने बजट का जब सेशन करवाया था, तो एनुअल बजट जब आया था फरवरी में, तो बजट का जब मैंने सेशन लेक्चर जब लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जो जीडीपी 2020 टू 2021 का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट वाज 9.2% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो कहाँ 3% सेट किया गया था और कहाँ 9.2% जीडीपी चला गया। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि दी जनरल गवर्नमेंट डेट जो है इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्लस स्टेट गवर्नमेंट डेट does not exceed 60% of GDP by 2024-2025। ये फीचर्स इनको याद रखना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। जेके एसएसबी के एग्जाम में भी थोड़ा इजी क्वेश्चन जो है पूछा जाए, लेकिन अगर हम जेकेएस की बात करें, अगर मैं केएस एग्जाम्स की बात करूं, तो उसमें हो सकता है कि ये मतलब फैक्ट्स फिगर्स थोड़े ट्विस्ट करके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन बिटवीन जो है पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है बेसिकली, ना व्हाट इज जनरल डेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट डेट। जनरल गवर्नमेंट डेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में बेसिकली ये लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, यानी कि जो उधार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है प्लस जो उधार स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, वो जीडीपी के 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब जितनी जीडीपी है, आप लगा लीजिए जितनी जीडीपी है कंट्री की, ठीक है, उसका मतलब जीडीपी के 60% से ऊपर उधार नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लस स्टेट गवर्नमेंट का, जिसको कहते हैं जनरल गवर्नमेंट डेट। समझ आ गया, डेट का मतलब उधार, ठीक है। जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर उधार प्लस सेंटर का उधार प्लस स्टेट का उधार जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 60% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल जो वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू क्रिएशन होती है गुड्स और सर्विसेज की एक कंट्री में, एक हमारी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट होती है वो होती है जीडीपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आप लगा लीजिए कि जो हमारी कंट्री की जीडीपी जो है फॉर एग्जाम्पल वो 2 लाख करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। रुपीज़ में कितनी है, सपोज 200 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीडीपी है। तो हमारा जो उधार है टोटल, ठीक है, वो 60% होना चाहिए, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट डज नॉट एक्सीड 40% ऑफ जीडीपी बाय 2024-2025। अच्छा, टारगेट कितना है 2024 टू 2025, ठीक है। अभी तो हमने बात की किसकी, अभी हमने बात की टोटल डेट की, मतलब जनरल गवर्नमेंट डेट, जिसको टोटल डेट भी कह सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्लस स्टेट गवर्नमेंट डेट। अब अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की मैं बात करूं, अगर इफ आई टॉक अबाउट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, तो इट शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ जीडीपी। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात करूं कि जितने सेंटर ने जो उधार लिया है, बोरोइंग जितनी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
whether that is internal borrowing or whether that is external borrowing, वो जो है वो 40% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? बाय 2024-2025 तक, ठीक है। ओके, not give additional guarantees with respect to any loan on security of the consolidated fund of India in excess of 1/2% of GDP in any financial year। इसका ये मतलब है, देखिए क्या होता है कई केसेस में, एग्जांपल से समझाती हूँ। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, कई बार वो क्या करती हैं, बोरो करती हैं पैसा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट है, उसने पैसा बोरो किया, कहीं से लोन उठाया, ठीक है, उधार लिया, क्रेडिट पे मतलब क्रेडिट लिया, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी मतलब आप लगा लीजिए सपोज इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी लेती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी लेती है, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जब उसने गारंटी लेनी है तो वो इट शुड नॉट एक्चुअली एक्सेस टू 1/2% ऑफ जीडीपी, ठीक है, समझ आया। कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना है, जब स्टेट गवर्नमेंट उधार लेगी, आप लगा लीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब गारंटी लेनी है तो गारंटी वो जो है अकॉर्डिंग टू दी एक्ट लेगी, वो एक्सेस गारंटी नहीं ले, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि एक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बोलती है हाँ जी ठीक है मैं गारंटी ले लेती हूँ, फिर चुकाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ेगा ना, जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं चुका पाएगी पैसा तो इसीलिए ये एक्ट जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स पे। ओके, नेक्स्ट इज endeavor to ensure debt does not exceed 40% of GDP by 2024-2025। ये तो खैर ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रिस्क्राइब द एनुअल टारगेट्स फॉर रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। यस, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने एनुअल टारगेट को डिस्क्लोज करना चाहिए, और खैर करती भी है, ठीक है। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, उसको अपने जो भी एनुअल टारगेट्स हैं फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के जो भी एनुअल टारगेट्स हैं उनको बताना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को बताना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए कि हाउ इट इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स फिस्कल डेफिसिट। ओके, एनी डिविएशन फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टारगेट अंडर एस्केप क्लॉज शेल नॉट एक्सीड 1/2% ऑफ जीडीपी इन अ ईयर। अब देखिए क्या है कि कई केसेस में क्या होता है कि आप कह सकते हो कि एस्केप क्लॉज मिल सकता है गवर्नमेंट को। एस्केप क्लॉज मतलब कि क्या है, देखिए एस्केप क्लॉज के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि जो टारगेट रखा है, जैसे कि टारगेट है फॉर एग्जांपल 3% ऑफ जीडीपी टारगेट है, 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये टारगेट मिला है कि भाई आपने 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो है बनाना है, बस उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कहीं पे कोई ड्रॉट आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर जैसे कोविड जो है पेंडेमिक, इस टाइप की सिचुएशन आ गई, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, डेफिसिट इंक्रीज करेगा। इसको कहते हैं एस्केप क्लॉज। मतलब अब गवर्नमेंट यहाँ से क्या कर सकती है, बच सकती है, एस्केप कर सकती है, लेकिन वो एस्केप है भी कितना, 0.5% का एस्केप है खाली। कि अगर आपको 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट बोला था मेंटेन करने के लिए, तो चलिए आप 3.5% फिस्कल डेफिसिट जो है वो मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। ये कहता है FRBM एक्ट, समझ आ गया। ओके, इसको एस्केप क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इन केस ऑफ इंक्रीज इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ quarter by at least 3% points above its average of the previous 4 quarter reduce the fiscal deficit by at least 1/4% of the GDP in a year, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट को उतना ही जो है, उतनी ही आप यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट को उतनी ही बोरोइंग करनी है जितनी की गवर्नमेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जो है रिस्पॉन्सिबली उतना ही बोरो करना है जितना गवर्नमेंट को लगता है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है या इतनी प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, मतलब FRBM एक्ट के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको क्या करना है, इट शेल नॉट बोरो RBI, वो RBI से बोरो नहीं करेगी एक्सेप्ट बाय वेज एंड एडवांसेस टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश डिस्पर्समेंट ओवर कैश रिसीट्स, ठीक है। कि जो सेंट्रल, ऐसा नहीं है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को बोलेगी कि भाई मुझे पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो RBI से पैसा लेती रहेगी, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से पैसा लेगी थ्रू वेज एंड एडवांसेस ना, ठीक है। अब ये वेज एंड एडवांसेस क्या हैं,
देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा ले सकती है थ्रू वेज एंड एडवांसेस, ओनली थ्रू वेज एंड एडवांसेस, ठीक है। ओके, इट शेल नॉट, कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा नहीं लेगी, ठीक है, सिर्फ वेज और एडवांसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा ले सकती है आरबीआई से। नाउ व्हाट इज दिस वेज एंड एडवांसेस, क्या होती है ये, ठीक है, इसको वेज मीन्स एंड एडवांसेस भी कहा जाता है, WMA, वेज मीन्स एंड एडवांसेस भी कहा जाता है। ये जो वेज मीन्स एंड एडवांसेस है ये आरबीआई जब आप पढ़ोगे यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ोगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पॉलिसी में भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि ये क्या होता है, वेज मीन्स एंड एडवांसेस क्या होता है। बेसिकली वेज मीन्स एंड एडवांसेस जो है ये ऐसा सोर्स है जिससे जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट, जब आप कह सकते हो कि डेफिसिट हो या फिर जब मिसमैच हो, जब ऑब्वियसली कब बोरो करेगी, जब एक्सपेंडिचर और इनकम में मिसमैच हो रहा हो, जब गवर्नमेंट की खर्चे में और इनकम में मिसमैच हो रहा हो, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए, उस खर्चे को और इनकम को बैलेंस करने के लिए, डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेज मीन्स एंड एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से पैसा उठाती है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे उठाती है। कैसे बेसिस पे उठाती है, टेम्पररी बेसिस पे। और ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए आरबीआई से तो भाई गवर्नमेंट बोलेगी मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैं पैसा क्यों वापस करूं। देयर इज अ टाइम लिमिट। वेज मीन्स और एडवांसेस के थ्रू जब गवर्नमेंट पैसा उठाती है आरबीआई से तो विद इन 3 मंथ्स सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई को ये पैसा लौटाना होता है। तभी इसको टेम्पररी, आप कह सकते हो टेम्पररी फंडिंग कह सकते हो, टेम्पररी मिसमैच को मतलब पूरा मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई से फंडिंग उठाती है। 3 महीने का जो टाइम पीरियड है जिसमें उसको पे बैक करना है, ठीक है। एंड क्या इंटरेस्ट देती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, इंटरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी पे करती है आरबीआई को इस पैसे पे, एंड दैट इज यूजुअली इक्वलेंट टू द रेपो रेट, जितना रेपो रेट होता है। अब रेपो रेट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मॉनिटरी पॉलिसी के मेरे लेक्चर्स देखिए उसमें मैंने रेपो रेट बताया हुआ है क्या है। तो रेपो रेट जितना चल रहा होता है उतने ही रेट पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को पैसा वापस करती है, जो पैसा उसने थ्रू वेज मीन्स एंड एडवांसेस उठाया होता है, ठीक है। होप आई एम क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो है वो कहती है, वो सेंटेंस जो है कह रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 5 अबव आरबीआई में बाय एंड सेल सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। यस, आरबीआई क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट के लिए पैसा रेज करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, जो भी ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको सेल कर सकती है ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिले, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा मिले ताकि ऑब्वियसली अपनी डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट बैलेंस करना है तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, फिस्कल डेफिसिट इज ऑल अबाउट द बोरोइंग्स, राइट। तो गवर्नमेंट विल बोरो, ना गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे मैंने कहा इंटरनल सोर्सेज यानी कि जैसे आरबीआई है वेज मीन्स एंड एडवांसेस के थ्रू, या फिर आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में कर चुके हैं, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है जिससे कि पैसा रेज होता है गवर्नमेंट का, है ना। तो ये सब जो है गवर्नमेंट क्यों करती है, अपने डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करे, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे, कि भाई गवर्नमेंट बताए कि भाई इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतना इनकम, इतनी इनकम गवर्नमेंट की जनरेट होगी, इतनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। कैसे करती है गवर्नमेंट, बजट के थ्रू करती है ना। जो हर साल जो बजट आता है उसमें गवर्नमेंट बताती है कि भाई हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना हमारा जो है इतनी इनकम आएगी, तो दैट इज अ होल ट्रांसपेरेंट सिस्टम। इतना फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। देखिए फिस्कल ट्रांसपेरेंसी की या अगर मैं एक्सपेंडिचर की आप कह सकते हो कि रिसीट्स क्या इनकम की बात चली है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी। वैसे जब मैंने बजट का सेशन दिया था तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बजट ऑफ 2022-2023 की अगर मैं बजट की बात करूं तो जो इस बजट में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो उसने बताया, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टोटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज ₹39.45 लाख करोड़, ठीक है। इतना क्या था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था, इतना ही था ना, ठीक है, मैंने बता रखा हुआ है ऑलरेडी ये, ओके।
कितना था हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया बजट में, दैट इज 39.45 लाख करोड़, ओके। और जो टोटल रिसीट्स हैं अदर देन बोरोइंग्स, ठीक है, जो टोटल रिसीट्स विच द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट इज 22.84 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। रेवेन्यू इतना है, हमेशा इतना ही होता है कि भाई खर्चा ज़्यादा होता है और रिसीट्स जो है वो कम होती हैं, तो ये भाई आपका एक्सपेंडिचर है 39.45 लाख करोड़ और ये जो है हमारी रिसीट्स हैं 22.84 लाख करोड़, और जो बीच का गैप है ये हमारा डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को पूरा करना है, ठीक है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट। अब ये जो डेफिसिट है ये कैसे गवर्नमेंट करेगी, ये गवर्नमेंट वही बोरोइंग करेगी, या तो बोरोइंग करेगी या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है अपने जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी अंडरटेकिंग्स हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठा सकती है। सो देयर आर वेरियस, बेसिकली ये पूरा सर्कल है जो चलता है, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फिनेंस मिनिस्टर है इट शैल रिव्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस द ट्रेंड्स इन द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द बजट। जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी कि मतलब हाफ ईयरली उनका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं, वो सब डिस्क्लोज करें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंट्रस्ट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू रिव्यू द पीरियोडिकली एज रिक्वायर्ड, यस। और ये जो पूरा जो ये एस्टिमेट है, ये जो पूरा बजट जो एस्टिमेट है, ठीक है, ये पूरा ये कौन आप कह सकते हो रिव्यू करेगा, कौन रिव्यू करेगा, ये कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग है वो क्या करेंगे, वो पूरा इसको व्हाट यू वुड से कि पूरा इसको देखेंगे, इसको पूरा रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो कौन है वैसे कैग, कौन है हमारी कंट्री का, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम JNK के तो लोग सभी जानते ही होंगे इनको, कैग को, ठीक है, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और मैंने आपको बताया था जब हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कंसोलिडेटेड जो जब मैंने आपको अकाउंट्स या फंड्स ऑफ इंडिया जब बताए थे, जिसमें मैंने 3 फंड्स पढ़े थे, 3 अकाउंट्स पढ़े थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो मैंने आपको कहा था जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसको ऑडिट कौन करता है, कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ना हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, JNK के लोग उनको सभी उनको जानते हैं, ही इज गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK थे। इनफैक्ट द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो आज ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये कैग हैं इंडिया के, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आई गेस ही इज दी 14th कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे हमारे JNK के, अब ये कैग हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना है, इट शुड ले दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी अलॉन्ग विद द बजट डॉक्यूमेंट, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब हमारा बजट डॉक्यूमेंट पेश होता है पार्लियामेंट में, मतलब जब हमारा बजट जो है वो आता है, ठीक है, उसके साथ साथ ये 4 डॉक्यूमेंट भी, और ये इनफैक्ट ये 3 तो होते ही होते हैं, ठीक है, ये 3 तो होते हैं, ये भी पेश होते हैं साथ में, ये भी टेबल होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब हमारा बजट जब प्रेजेंट होता है ना, जब बजट प्रेजेंट होता है उसके साथ ये 4 डॉक्यूमेंट जो है ये भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बजट के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो टेबल किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से टेबल किए जाते हैं, एक है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इनका इलैबोरेट करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी ये क्या क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये बजट के साथ, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जब बजट पेश होता है, जब बजट टेबल होता है, तो साथ में ये वाले डॉक्यूमेंट, बजट इज व्हाट, बजट इज अ डॉक्यूमेंट, है ना, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, सारे एक्सपेंडिचर और सारे इनकम के बारे में बताया होता है। तो अलॉन्ग विद द बजट, बजट के साथ ये स्टेटमेंट्स भी जो हैं साथ में टेबल होती हैं, ये भी डॉक्यूमेंट हैं अलॉन्ग विद द बजट जो टेबल होते हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं, विच इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट,
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 2012. ठीक है, ओके डन. अभी अगर मैं रीसेंट प्लान की बात करूं तो अभी जो हमारा रीसेंट प्लान जो है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 3% टारगेट रखा गया था, तो वो तो जो अचीव हुआ नहीं. ठीक है, तो इसको अब जो फिस्कल डेफिसिट का जो है टारगेट ये 4.5% रख दिया गया बाय 2025-2026, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल ड्यू टू द कोविड सिचुएशन. ठीक है, जो अभी हम कोविड सिचुएशन हमारी मार्केट जो फेस जो की है वो अभी तक हम उससे उभर नहीं पाए हैं. एंड ड्यू टू वन सर्वे आई वाज रीडिंग इन इन इकोनॉमी का एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स लग जाएंगे जो भी हमारे मार्केट की जो सिचुएशन है, कोविड से उभरने के लिए जो सिचुएशन है, जो नॉर्मलाइज होने की जो सिचुएशन है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने की जो सिचुएशन है, इट वुड टेक अनदर 13 to 14 ईयर्स ऑफ रिवाइवल. ठीक है, ड्यू टू जो कोविड जो पैंडेमिक हुआ है. ठीक है, तो अभी खैर फिलहाल जो इसकी आप कह सकते हो कि एक रिवाइज जो हुई है FRBM एक्ट, इसके अकॉर्डिंगली जो GDP सॉरी जो फिस्कल डेफिसिट का जो परसेंटेज है दैट शुड बी उसके जो लेवल है कि वो 4.5% बिलो होनी चाहिए बाय 2025-2026 जो डेडलाइन है 2025-2026 की. ठीक है, ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द, देखिए इस FRBM एक्ट तो अब हमने कर लिया, अब इसकी क्रिटिसिज्म कर लेते हैं. देखिए क्रिटिसिज्म क्या है इसका, बेसिकली क्रिटिसिज्म में कुछ नहीं है. देखिए क्रिटिसिज्म इसका ये है कि देखिए आप कह रहे हैं कि भाई डेफिसिट को आप कम करिए, डेफिसिट को कम करिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करिए, लेकिन होता क्या है, देखिए वैसे इसका क्रिटिसिज्म मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज योर MCQ पेपर इज़ कंसर्न्ड. मतलब अगर आप जैसे JKSSB के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप इनफैक्ट अगर आप KS का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री के परस्पेक्टिव से हो सकता है नहीं पूछा जाए, बट हाँ मेंस के परस्पेक्टिव से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्रिटिसिज्म. तो देख आपको पता होना चाहिए. देखिए क्रिटिसिज्म के में बेसिकली क्या है कि FRBM एक्ट कह रहा है कि भाई आप फिस्कल डेफिसिट कम करो, फिस्कल डेफिसिट कम करो, यही कह रहा है. अब देखिए फिस्कल डेफिसिट जब आप कम कर रहे हो तो आपका जो रेवेन्यू, जो इसका मतलब आपने एक्सपेंडिचर कम करना है, तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कम हो नहीं सकता. मैंने आपको पहले ही कहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि करना ही करना है. सैलरीज देनी ही देनी है, पेंशन देनी ही देनी है. ठीक है, ग्रांट्स और रेट्स भी देनी ही पड़ती हैं. ठीक है, तो ये इस लॉ एंड ऑर्डर पे भी खर्चा होगा ही होगा, डिफेंस पे भी खर्चा होगा ही होगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट एस्केप नहीं कर सकती. Revenue expenditure is something which government has to do in any case, in any situation. Government has to pay salaries and government has to disperse all the subsidies and all the, चलो subsidies को cut off कर भी देंगे, salaries and pensions, इन सबको देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिसिट को कम करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कम कर नहीं सकती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज इट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, यानी कि आप डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप डेवलपमेंट में कम खर्चा कर रहे हो क्योंकि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना कंप्लीट करना है डेफिसिट को कम करने के लिए. सो दिस इज द ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ FRBM एक्ट कि भाई अगर आप डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश में आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना कट ऑफ करना पड़े, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बेसिकली, राइट. तो दैट दिस इज द ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ FRBM एक्ट. अदरवाइज तो ये ठीक है कि भाई एक पॉलिसी या फिर एक एक्ट होना चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को एक बेंचमार्क मिलता रहे, गवर्नमेंट को एक कहीं ना कहीं माइंड में रहे कि भाई हमें डेफिसिट अपना जो है कंट्रोल में रखना है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ FRBM एक्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NK Singh कमेटी. सो दिस इज द लास्ट एक्चुअली द लास्ट टॉपिक और आई वुड से जो आपने FRBM एक्ट में जो करना है, FRBM एक्ट के अंदर ये कमेटी हमने पढ़नी पड़ती, ये हमने कमेटी करनी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ NK Singh कमेटी. तो ये छोटी सी ही है, बस इतनी ही रिकमेंडेशंस है NK Singh कमेटी की. क्या है ये हम कर लेते हैं क्योंकि FRBM एक्ट में हम ये NK Singh कमेटी पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए NK Singh कमेटी जो है, NK Singh कमेटी जो है ये मई 2016 में ये जो कमेटी है, इन मई 2016 ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी जनवरी 2017 में. ठीक है, तो 2016 में ये जो कमेटी है ये बनती है और 2017 में ये जो कमेटी है ये अपनी रिकमेंडेशंस जो है प्रोसीड आगे जो है रखती है. ठीक है, अब इस रिकमेंडेशंस में क्या है ये इंपॉर्टेंट है जानना. देखिए
इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो है वो 40% करेगी बाय 2024 टू 2025, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपना डेट जो है वो 20% ऑफ जीडीपी क्रिएट करना है, सो दैट जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, जनरल गवर्नमेंट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज जनरल गवर्नमेंट डेट। जनरल गवर्नमेंट डेट होता है सेंटर प्लस स्टेट डेट, इट विल रिड्यूस टू 60% ऑफ जीडीपी बाय 2024-25। ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी एफआरबीएम एक्ट में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशो नाउ, व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशो। देखिए डेट टू जीडीपी रेशो किसे कहते हैं, डेट का मतलब हो गया उधार। अब जो आपने उधार लिया है वो उसको वापस भी तो करना है, ठीक है। अब देखिए डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब क्या होता है, इट इज एक्चुअली द टोटल डेट, क्या है, सॉरी वंस अगेन आई राइट इट डाउन। अब देखिए डेट टू जीडीपी रेशो होता है टोटल डेट, ठीक है, टोटल डेट ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल जीडीपी, अपॉन टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री इनटू 100, इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। टोटल डेट मतलब टोटल बोरोइंग आपने कितनी की, टोटल उधार कितना लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आ गया जी आपका टोटल जीडीपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये है क्या, बेसिकली ये मैंने खैर आपको पहले भी ये समझा दिया मैंने आपको। फॉर एग्जांपल आपकी जो जीडीपी है हमारी जो कंट्री की, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो सपोज 200 लाख करोड़ है, ठीक है। हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, 200 लाख करोड़, ठीक है। और जो हमारा डेट है, और जो हमारा वन सेकेंड, जो हमारा डेट है वो है 100 लाख करोड़, ठीक है। डेट है हमारा 100 लाख करोड़ और जीडीपी है हमारी 200 लाख करोड़, ठीक है, ऐसे समझिए। तो चलिए लाख करोड़ की भी बात आप रहने दीजिए, आप लगा लीजिए कि हमारा जो सपोज हमारी जीडीपी जो है वो 200 रुपीज़ है, ठीक है, और जो हमारा डेट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपीज़ जो है वो हमारा उधार है, सॉरी इसको ऊपर ले लो, डेट जो है वो हमारा 100 है, ठीक है, उधार हमारा 100 है, जीडीपी जो यानी टोटल वैल्यू क्रिएशन जो है हमारी गुड्स की, हमारी सर्विसेज की, ठीक है, वो जो है 200 है, इनटू आप इसको 100 कर लो, ठीक है, तो वो कितना आता है 50%, यानी कि हमारी डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो कितनी है 50% है, ठीक है। तो यही कह रही है एनके सिंह कमेटी, एनके सिंह कमेटी कह रही है कि आपने क्या करना है, जो डेट टू जीडीपी रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब कि जो हमारी जीडीपी है उसमें डेट की रेशो कितनी है, उसमें डेट की परसेंटेज कितनी है, जो हमारी टोटल जीडीपी है उसमें डेट कितना है, हमारा जो टोटल जीडीपी है उसमें कितना उधार है, कितना उधार हमने देना है, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए बाय 2024 टू 2025, ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग क्राइटेरिया सेट किया, उसने कहा कि जो स्टेट्स जो हैं उनको डेट जो है वो 20% ऑफ जीडीपी करना है, ठीक है, और जो जनरल डेट है, जनरल डेट मतलब स्टेट प्लस सेंटर, वो जो है 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए बाय, ये डेट भी याद रखनी है, 2024 टू 2025, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेसिकली डेट टू जीडीपी रेशो यही बताता है कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम अपनी डेट को रिटर्न कर सकें, व्हाट इज़ द एबिलिटी टू पे बैक आर डेट्स, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो मतलब अगर कंट्री जो है वो जितना डेट टू जीडीपी रेशो कम होगा उतना ही अच्छा होता है ना, ऑब्वियसली कि जितना डेट जीडीपी रेशो कम होगा उतना ही अच्छा है, यानी कि उतना ही हमारी जीडीपी में डेट उतना ही कम है, जितना हमारी जीडीपी में उधार कम होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही है ना, उधार कम होगा तो अच्छा ही है, ठीक है। तो ये होता है जी डेट जीडीपी रेशो, और ये रिकमेंडेशंस हैं जी हमारी एनके सिंह कमेटी की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एफआरबीएम एक्ट, वी रेड अबाउट एफआरबीएम एक्ट, देन लिटिल अबाउट इट्स क्रिटिसिज्म, एंड आफ्टर दैट व्हाट ऑल आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनके सिंह कमेटी, ठीक है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो आप याद रखिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इन पूरे पॉइंट्स को, कुछ इतना कोई इतना भी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप अच्छे से इनको एक दो बारी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, या एक बारी इसको लेक्चर को सुन लिया, एक दो बार आप और सुन लीजिए, इसको गो थ्रू करिए, या फिर पॉइंट्स को आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, ओके जी। तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।